स्रोतों पर आधारित हमारे इस विशेष एक्सप्लेनर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 11,000 साल से भी लंबे एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में बेजोड़ है। गुफाओं में रहने वाले शुरुआती मानवों से लेकर आधुनिक युग की नींव तक की ये कहानी एक अटूट धागे की तरह है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे इस शानदार सफर में गहराई से उतरते हैं। इस पूरे इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले सभ्यता का उदय, फिर द एडवांस्ड इंडस वैली, उसके बाद वैदिक काल और नई मान्यताएं, महान प्राचीन साम्राज्य, दक्षिणी राजवंश और मध्यकालीन युग, और आखिर में एक नॉलेज चेक और पीडीएफ सेक्शन। ये एजेंडा इस विशाल टाइमलाइन को समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सभ्यता का उदय। ये टाइमलाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लगभग 20 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पहले मानवों के कदम पड़े, लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब आज से लगभग 10,000 साल पहले कृषि की शुरुआत हुई, और फिर 9,000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान के पास मेहरगढ़ में एक ऐसी बस्ती बसी जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब मेहरगढ़ कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ के लोग सिर्फ खानाबदोश नहीं थे, उन्होंने मिट्टी की ईंटों के घर बनाए और गेहूं, जौ और कपास तक उगाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक फैक्ट है जो सच में हैरान कर देता है। खुदाई में कुछ ऐसे इंसानी जबड़े मिले हैं जो बताते हैं कि वे पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। जरा सोचिए, 9,000 साल पहले डेंटिस्ट्री, ये विज्ञान के प्रति शुरुआती जिज्ञासा का एक बिल्कुल अद्भुत उदाहरण है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, दी एडवांस्ड इंडस वैली, यानी उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल और बेहद उन्नत साम्राज्य था। 3300 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत हुई। 2600 ईसा पूर्व तक ये अपने एकदम पीक यानी परिपक्व चरण में पहुंच गई, और फिर 1900 ईसा पूर्व आते आते ये रहस्यमयी तरीके से खत्म होने लगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की इंजीनियरिंग देखकर आज भी आश्चर्य होता है। मतलब सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री पर काटती थीं, ग्रिड सिस्टम की तरह। पूरी सभ्यता में पक्की ईंटों का साइज बिल्कुल एक समान था। उनके पास ढकी हुई नालियों का एक प्रॉपर सिस्टम था जिसमें सफाई के लिए मैनहोल भी बने हुए थे। महान स्नानागार और वो मशहूर यूनिकॉर्न वाली मोहरें, ये सब साबित करता है कि उनकी अर्बन प्लानिंग कितनी एडवांस थी। जिस समय दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग कच्ची ईंटों से जूझ रहे थे, यहाँ पक्के शहर बस चुके थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल आज भी अनसुलझा है। उनकी लिपि यानी उनके लिखे हुए शब्द आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। दिलचस्प बात यह है कि वहां किसी राजा के बड़े महल या भव्य मंदिरों के कोई निशान नहीं मिले हैं। तो क्या ये एक पूरी तरह से समानता पर आधारित समाज था? ये रहस्य अभी भी बरकरार है। सिंधु घाटी के खामोश होने के बाद कहानी पहुंचती है तीसरे हिस्से पर, वैदिक युग और नई मान्यताएं। ये लौह युग की शुरुआत थी। 1500 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक काल शुरू होता है, फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल आता है, और 600 ईसा पूर्व तक आते आते समाज पूरी तरह बदल जाता है और 16 बड़े महाजनपदों का उदय होता है। इस दौरान समाज में जो बदलाव आया वो बहुत गहरा था। शुरुआती वैदिक समाज काफी हद तक घुमंतू था, समानता थी और लोगों के काम उनके जन्म से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत से तय होते थे। लेकिन लोहे की खोज और खेती के विस्तार ने सब बदल दिया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज पूरी तरह से खेती पर आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर कठोर हो गई और राजाओं के पास असीमित और वंशानुगत ताकत आ गई। इसी दौर में एक बेहद अहम घटना का जिक्र मिलता है, दशराज युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। रावी नदी के किनारे हुए इस विशाल प्राचीन युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक बड़े गठबंधन को हरा दिया था, और इसी भरत कबीले के नाम पर इस देश को इसका स्थायी नाम मिला, भारत। अब वैदिक काल और आर्यों के आगमन को लेकर अक्सर कई थियरी सामने आती हैं, लेकिन इस एक्सप्लेनर में इस्तेमाल किए गए स्रोतों के अनुसार अगर हम आधुनिक विज्ञान और 13,000 से अधिक डीएनए सैंपल्स की जेनेटिक रिसर्च पर नजर डालें तो डेटा बिल्कुल स्पष्ट है। 99% भारतीयों के पूर्वज एक ही हैं। ये किसी अचानक हुए बड़े बाहरी आक्रमण की बजाय हजारों सालों के सांस्कृतिक मेलजोल और एकीकरण का परिणाम ज्यादा लगता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की ओर, महान प्राचीन साम्राज्य। ये वो समय था जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी नई विचारधाराएं भी तेजी से उभर रही थी।
भारत के 3 सबसे बड़े साम्राज्यों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य, जिसकी नींव चाणक्य और चंद्रगुप्त ने रखी। इन्होंने पहली बार लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोया। फिर आता है गुप्त साम्राज्य, जिसे विज्ञान और गणित का स्वर्ण युग माना जाता है। आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान इसी दौर की देन है। और दक्षिण में चोल साम्राज्य, जिनकी ताकतवर नौसेना और व्यापारिक समझ ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपना दबदबा बनाया। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य की बात होती है तो सम्राट अशोक का जिक्र होना ही है। 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। इस युद्ध की भयंकरता ने एक क्रूर विजेता को शांति और धम्म के दूत में बदल दिया। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया में बौद्ध धर्म और शांति फैलाने के लिए किया। ये एक सच में प्रेरणादायक बदलाव था। अब समय है हमारे 5वें सेक्शन का, दक्षिणी राजवंश और मध्यकालीन युग। जहां एक तरफ 300 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण में संगम युग अपनी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर था, वहीं उत्तर भारत में हालात तेजी से बदल रहे थे। 700 ईसी में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, फिर 1192 में तराइन का युद्ध और 1206 आते आते दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना रातों रात नहीं हुई थी। इसके पीछे एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है। पहला कदम था कन्नौज पर कब्जे के लिए 3 बड़े साम्राज्यों का संघर्ष। दूसरा, जब ये कमजोर पड़े तो स्वतंत्र राजपूत राज्यों का उदय हुआ। तीसरा, इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे बाहरी आक्रमणकारियों का आना। और इन सबके बाद 1206 में मामलुक यानी गुलाम वंश के साथ दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। चलिए, 11,000 सालों के इस शानदार सफर के बाद अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, नॉलेज चेक और पीडीएफ। आइए देखते हैं कि हमें कितनी बातें याद रहीं। 1. मेहरगढ़ की पहली मेडिकल खोज, डेंटिस्ट्री। 2. सिंधु घाटी की सड़कें, 90 डिग्री एंगल। 3. वैदिक युद्ध किस नदी पर हुआ, रावी। 4. प्रारंभिक और उत्तर वैदिक समाज में अंतर, लचीलापन बनाम कठोरता। 5. मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त और चाणक्य। 6. अशोक का जीवन बदलने वाला युद्ध, कलिंग। 7. गुप्त काल का उपनाम, स्वर्ण युग। 8. दक्षिण का नौसैनिक साम्राज्य, चोल। 9. त्रिपक्षीय संघर्ष का इनाम, कन्नौज शहर। और 10. भारत नाम की उत्पत्ति, भरत कबीला। क्या कमाल का इतिहास है ना? इन सभी तथ्यों, रिसर्च और इस पूरी टाइमलाइन को अगर सहेज कर रखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर एक मुफ्त और विस्तृत हिस्टोरिकल पीडीएफ स्टडी गाइड हासिल की जा सकती है। इसमें आज कवर की गई हर एक जानकारी मौजूद है। तो स्रोतों पर आधारित इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक अहम सवाल के साथ। मेहरगढ़ की ईंटों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक हजारों सालों के इस सर्वाइवल, इस लचीलेपन के बाद अब आने वाली पीढ़ी इतिहास का कौन सा नया अध्याय लिखेगी? ये अटूट धागा हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ज्ञान का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता।